सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। खेल के मैदान में कप्तान की समझबूझ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल समझी जाती है। कप्तान के विजन के साथ साथ खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस होती है, कारकर्दगी होती है, वो भी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। और जीत के लिए कप्तान की समझबूझ और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब खिलाड़ी बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाएं तो फिर कप्तान कितना ही आला क्या कायदाना सलाहियतों का मालिक क्यों ना हो, क्या वो टीम जीत सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उस टीम का जीतना नामुमकिन हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो ज़िंदगी के अक्सर मामलात में क्रिकेट की मिसाल दिया करते हैं और ये कहते पाए जाते हैं कि उनकी मुश्किलात से लड़ने की मुकम्मल ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। बिलाशुबा क्रिकेट हो या कोई भी दूसरा खेल, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है और एक ऐसा वक्त भी आता है जहाँ कप्तान समेत उसकी टीम को कह लें कि बहुत सख्त वक्त देखना पड़ता है। ठीक ऐसी सूरत हाल का सामना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को सियासत के मैदान में भी है। सियासी मैदान में इक़्तिदार की कुर्सी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा, सबको पता है। लेकिन हौसला अफजा बात यह कि वो अब भी साबित कदमी से खड़े हैं, हिम्मत नहीं हारते, जो बहुत अच्छी बात है। मामलात को संभालने की कोशिशों में हैं। गो कि उनके खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जिनकी उनसे तवक्को थी। अब आपको याद होगा करप्शन का खात्मा इमरान खान साहब का पहला नारा क्या कि जी करप्शन का खात्मा करना है, इसलिए तब्दीली की कोशिशें भी थी। लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद उल्टा एक एक करके तब्दीली के वज़ीरों और मुशीरों के करप्शन स्कैंडल सामने आने लगे। जब किसी स्कैंडल से तब्दीली टीम की कोई विकेट गिरती तो वज़ीर-ए-आज़म साहब पर दबाव बढ़ता। अब कह लें कि अपने हों या पराए, दोनों जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ही उठता है कि वज़रा की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी तो रही एक तरफ, करप्शन स्कैंडल्स का क्या हल है? वज़ीर-ए-आज़म का करप्शन के खिलाफ ये मैच यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ज़रा आपको याद करवाती चलूँ। आपको याद है ना कि पहले अद्वियात की कीमतों का, ये जो अद्वियात की कीमतें हैं उनको बाकायदा ये बुखार चढ़ गया, अद्वियात को कह लें कीमतों का बुखार चढ़ गया, जिसकी वजह से गरीब के लिए आपको पता है कि दवाई ख़रीदना भी मुश्किल हो गया था। जब ये मामला उठा तो मुशीर सेहत को ओहदे से हटाया गया और ठीक फिर ओहदे से हटाना इस हुकूमत की एक बड़ी आप कह लें कि या मुस्बत तब्दीली है, मुस्बत पॉजिटिव। लेकिन ऑपोजिशन इस पर सवाल उठाती है कि अद्वियात की कीमतें बढ़ने से किसने फ़ायदा उठाया, उसका नाम सामने लाया जाए और जो जो इस बेज़ाब्ती में मुलव्विस था उनके नाम सामने लाए जाएं। लेकिन ऑपोजिशन के बकौल तहकीकात अधूरी की अधूरी रहीं और अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बढ़ाने वाले मुजरिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। बल्कि ऑपोजिशन इसको क्या कहती थी, एनआरओ का नाम देने लगी कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने वालों को छूट दे दी, यानी एनआरओ दे दी है। अब ठीक इसी तरह गंदम का बहरान उसने सर उठाया। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद गंदम पाकिस्तान को बाहर से दरामद करनी पड़ी और इस पर भी हुकूमत तनकीद की जद में आई। अच्छा, हुकूमत से सवाल क्या किया गया कि गंदम का बहरान पैदा करने वाले ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, गंदम का बहरान पैदा करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया जी, नोटिस लिया। हुकूमत की तरफ से दावे भी बड़े बड़े, लेकिन हुआ क्या कुछ नहीं पता। जिस पर ऑपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि जी इस बहरान में हुकूमत के अपने लोग मुलव्विस हैं और गंदम का बहरान पैदा करने वाले तो बेनकाब नहीं हुए, लेकिन हुकूमत ने इसका इजाला करने की कोशिश ऐसे की कि उस बहरान पर काबू पाया गया और जैसे तैसे करके गंदम की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। लेकिन बहरान पैदा करके अरबों खरबों कमाने वालों से कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया। फिर आगे चलते हैं, फिर आया जी पेट्रोलियम बहरान, वो पैदा हो गया और ये पेट्रोल बहरान जो है ये उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी की गई और जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आया तो पेट्रोलियम बहरान भी उड़नछू हो गया, जो इस बात का आप कह लें कि वाज़ेह सबूत है कि वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, किसी तरह बढ़ाई जाए। फिर जब अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया तो पेट्रोल की फरावानी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की आड़ में ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा कि जी इसमें हुकूमत के नुमाइंदों ने खूब माल कमाया और मुशीर सेहत की तरह मुशीर ख़जाना को भी अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। वो कि जिनको ओहदे से हटाया गया उनके नाम कहीं ना कहीं सामने आए। फिर इसी तरह आगे चलते हैं, चीनी स्कैंडल का अजाब हुकूमत के लिए बाकायदा कह लें कि सर का दर्द बन गया।
तहकीकात शुरू हुई तो बहुत ही गहरे दोस्त इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। तरीन ग्रुप ने हुकूमत पर तरह तरह से दबाव डाले, यानी कल के पसंदीदा तरीन मुखालफत में सामने आ गए, पावर शो करके आंखें दिखाई गई। तरीन ग्रुप के तहकीकात इमरान खान साहब ने सुने, लेकिन दाल नहीं गली तो तरीन ग्रुप एक बार फिर से पावर शो करने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, चीनी स्कैंडल में भी अरबों खरबों की कह लें कि बहती गंगा से हाथ धोए गए, लेकिन अवाम अब भी आपको पता है कि एक एक किलो चीनी के लिए भी दर बदर की ठोकरें खा रही है, लाइनों में लगने पे मजबूर है बेचारी अवाम। लेकिन दूसरी तरफ चीनी बहरान पैदा करने वालों की कह लें कि 5 उंगलियां घी में, लेकिन अवाम चीनी के लिए तकलीफ में मुब्तला रही। खुद चीनी स्कैंडल ने वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत खतरे में डाल दी। अब इसीलिए अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन खुले अल्फाज में कहती है कि अब उसको इस बात का इंतज़ार है कि इमरान खान साहब कब जहांगीर तरीन को NRO देते हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जी हुकूमत ने अंदर खाते तरीन साहब को NRO दे दिया हुआ है। हुकूमत का एक मकसद था कि वो करप्शन की जड़ें उखाड़ देगी, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में बैठे जो लोग हैं ना, मिशन को बाकायदा नाकाम बनाने पे तुले हुए हैं। हुकूमती ऐवानों में करप्शन की रोज़ कोई ना कोई आप देख रहे हैं कि कहानी सामने आती है। अब इन सारे मामलात में अपोजिशन के नज़दीक हुकूमत ने कह लें कि रस्मी कार्रवाइयाँ की, कुर्बानी के कह लें कि बकरे बनाए गए, लेकिन इन बहरानों और करप्शन स्कैंडल्स के मास्टरमाइंड्स को हाथ नहीं लगाया गया और ना ही करप्शन के माल को रिकवर करने के लिए कोई कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से। और अब ये रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल ने कह लें कि सबको गोल गोल घुमा कर रख दिया, और इसमें भी एक मुशीर को ओहदे से हटाया गया। बल्कि इस मामले पर हुकूमत के नुमाइंदों की राय में भी आप देख लें कि एक बाकायदा तजाद पाया जाता है, बाकायदा एक फ़र्क पाया जाता है। ये ज़रा क्लिप होगा, देखिएगा, खुद देखें कि क्या फ़र्क नहीं पाया जाता। देखिए कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल भी कह लें कि हुकूमत के गले की बाकायदा हड्डी बन चुका है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म और उस्मान बुज़दार पर भी उंगलियां उठ रही हैं, और इस मंसूबे में अलाइनमेंट की तब्दीली का इल्ज़ाम, जिसकी वजह से इमरान खान साहब और उनकी टीम का बाकायदा इमेज ख़राब हो रहा है। अच्छा, हुकूमत पर इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि इस मंसूबे के ज़रिए, ज़रा आप गौर से सुनिएगा, हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि इस मंसूबे के ज़रिए अरबों रुपए की कमाई की गई, यानी कौमी ख़जाने को अरबों का टीका लगाया गया, और जिसकी वजह से जुल्फ़ी बुखारी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ये अल्लाह ही जानता है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया या फिर उन्होंने खुद ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड को देखते हुए इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इल्ज़ामात के बाद इस्तीफ़े देने को भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। अब आम तासुर क्या जा रहा है, वो ये जा रहा है कि जी पहले माल बनाओ, फिर पकड़े जाओ तो साइड पर हो जाओ, माल बनाओ, पकड़े जाओ और साइड पर हो जाओ। और ये तासुर इसलिए जा रहा है कि किसी भी स्कैंडल की अब तक मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई है। अच्छा, हुकूमत जुल्फ़ी बुखारी के इस्तीफ़े देने को अच्छा फ़ैसला करार दे रही है, जबकि अपोजिशन इसको हुकूमत का कह लें कि राह फरार ये करार दे रही है, यानी बचने का तरीका करार दे रही है, आम अल्फाज में अगर कहा जाए। अब फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि जी रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बल्कि बचाए गए। गौर करें ज़रा, अगर इनकी बात को सही मान लिया जाए, दुरुस्त मान लिया जाए कि सही बात कर रहे हैं, दुरुस्त बात कर रहे हैं, तो फिर सवाल क्या उठता है कि फिर इस मंसूबे में करप्शन के इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं। और दूसरा अहम सवाल ये कि ये अरबों रुपए कैसे बचाए गए। क्या इस मंसूबे की मुकर्ररा जो लागत से कम अखराजात आए, या फिर कोई इसमें खुर्द बुर्द करने लगता था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नहीं करने दी, ये सवाल है। बहरहाल हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ पे बाकायदा जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को इस मामले में क्लियर करे, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तो फिर आपको जवाब देने पड़ते हैं, अपने को क्लियर करना पड़ता है। सवाल अब ये भी बनता है कि अरबों की करप्शन अगर रोकी गई तो फिर ये करप्शन करने की कोशिश की गई ना, तभी तो रोकी गई। किसने की कोशिश, क्यों की, और जब इस मंसूबे में करप्शन ही नहीं हुई तो फिर जुल्फ़ी बुखारी ने ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया। अब इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब के हुक्म पर तहकीकात भी करवाई गई, क्यों करवाई गई, और तो और जुल्फ़ी बुखारी ने बज़ाते खुद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, क्यों किया। अब फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, इनके बकौल इब्तदाई तहकीकात में कोई हुकूमती वज़ीर और मुशीर इस स्कैंडल में मुलविस नहीं है, जबकि दूसरी जानिब असद उमर साहब वो तो कोई और ही कहानी बयान कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुन ले। वो कहते हैं कि तहकीकाती रिपोर्ट में हुकूमत के भी बड़े बड़े नाम शामिल हैं और उन नामों को सामने आना चाहिए, और अगर ये नाम सामने नहीं आए तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि हुकूमत के ये कहने के बावजूद कि रिंग रोड मंसूबे में हुकूमती खिलाड़ियों के नाम शामिल है और ऐसे में नाम पब्लिक नहीं किए जाते, तो बहुत से मजीद आप कह लें कि शुकुशुबात और जन्म लेंगे। और वज़ीर इत्तलात के मुताबिक रिपोर्ट में जुल्फ़ी बुखारी या गुलाम सरवर का कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन फिर यहाँ एक और सवाल उठता है, वो क्या कि गुलाम सरवर ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम की वजाहत क्यों की।
और यही सवाल वज़ीर आज़म साहब ने भी गुलाम सरवर से पूछा। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म और विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर के दरमियान रावलपिंडी के रिंग रोड स्कैंडल पर मुकालमा हुआ बाकायदा, और वज़ीर आज़म साहब ने विफाकी वज़ीर को मुखातिब करके कहा कि आपने रिंग रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा नहीं किया, जिस पर गुलाम सरवर साहब ने इमरान खान साहब को जवाब कि 4 टीवी चैनल्स ने रिंग रोड स्कैंडल में गलत तौर पर उनका नाम लिया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। और विफाकी वज़ीर ने यह भी कहा, मज़ीद ये कहा कि उनका रिंग रोड मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी मुझे इसमें घसीटा गया। वज़ीर आज़म साहब ने बिलाखिर विफाकी वज़ीर को जवाब देते हुए कहा कि जी इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं है। अब एक और सवाल ये कि फिर इसमें कौन मुलव्विस है, कौन है, और ये सवाल ऑपोजिशन भी पूछ रही है। मरियम औरंगज़ेब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा नाज़रीन, एक सवाल, अंधे को क्या चाहिए होता है, ज़रा बताइएगा, सोचिएगा, अंधे को क्या चाहिए होता है? जाहिर सी बात है, क्या चाहिए होता है? 2 आंखें। अब ठीक इसी तरह ऑपोजिशन को अब ये रिंग रोड मामले की वजह से कह लें कि हुकूमत पर चढ़ाई करने का मजीद मौका मिल गया। अब मुस्लिम लीग नून तो रिंग रोड वाले मामले में बराह रास्त वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रही, ऐसे ही ना प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगा रही है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से ना सिर्फ इस्तीफ़े का मुतालिबा किया जा रहा है, बल्कि उनको गिरफ्तार करने की डिमांड की जा रही है। अब ऑपोजिशन समझती क्या, जरा इनकी साइकी ज़रा समझें। ऑपोजिशन ये समझती है कि इस मंसूबे की अलाइनमेंट में तब्दीली वज़ीर आज़म के हुक्म के बगैर नहीं हो सकती थी, लेकिन अब एक नुक्ता ये भी हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि इस मंसूबे पर इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा गया हो, और जब ये मंसूबा पहाड़ बनकर हुकूमत पर गिरा तब जाकर वज़ीर आज़म को इस पूरी सिचुएशन से या सूरत हाल से आगाही हुई हो। लेकिन जो भी हो, ये वज़ीर आज़म का अब यहाँ फ़र्ज़ है कि वो मामलात को शफाफ अंदाज में एटलीस्ट अब देखें। सिर्फ एक मुशीर या वज़ीर को घर भेजने से मामलात हल नहीं हो सकते, ये हल नहीं है। अच्छा, ऑपोजिशन की यहाँ एक बात में दम है कि जी अफसरों को इस मंसूबे से अलग किया गया, लेकिन अफसर भी तो किसी ना किसी बड़े का ही हुक्म मानेंगे ना, किसी ने। अब ऑपोजिशन मुतालिबा कर रही है कि इस मामले पर हुकूमत का साफ ट्रायल किया जाए, और ऑपोजिशन हमेशा से आपको पता है कि इदारों के किरदार पर सवाल उठाती है, और अब ऑपोजिशन इदारों से कह रही है कि अगर इदारे वाकई गैर जानिबदार हैं तो फिर वो हरकत में आएँ और ऐसी कार्रवाई करें जो वो ऑपोजिशन के खिलाफ करते हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब कुछ फरमा रहे हैं सवाल से, उनका क्लिप चलाइएगा। अच्छा, जिस तरह चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक की गई और वज़ीर आज़म साहब ने ये तारीखी कदम उठाया है जिससे पहले किसी भी हुकूमत ने नहीं उठाया, चीनी स्कैंडल रिपोर्ट की तरह रावलपिंडी रिंग रोड की तहकीकात के नताइज भी अवाम के सामने आने चाहिए, ताकि जो ऑपोजिशन एहतसाब के किसी इदारे पर उंगली उठाती है बार बार, वो ना उठा सके। अभी मुस्लिम लीग नून क्या शिकवा कर रही है, ये शिकवा कर रही है, ये गिला कर रही है कि इदारे और हुकूमत मिली भगत के साथ ऑपोजिशन पर केस बनाते हैं। इनका बार बार ये शिकवा होता है ना। और ये शाहिद खकान अब्बासी साहब जिनको आप सुन रहे थे, ये क्या फरमा रहे थे कि जी इमरान खान की टीम के वो लोग जो गैर मुंतखब, वो हुकूमत जाते ही पहली रात को पहली फ़्लाइट से ही मुल्क से भाग जाएंगे, क्योंकि उनका मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, ये सब पैसे बनाने यहाँ पर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो कि मेरे मुताबिक दुरुस्त है, सही है, वो ये कि पैराशूटर्स ने पहले भी हुक्मरान जमात को कई बार नुकसान पहुँचाया, और अब करप्शन में भी यही जो पैराशूटर्स हैं ना, इनके नाम सामने आ रहे हैं। अब जो इलेक्टेड होगा ना, उसको कहीं ना कहीं अपनी इज्जत की परवाह ज़्यादा होगी, ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। और जब पैराशूटर का लफ्ज़ बोला जाता है, इलेक्टेड लोगों को सरमते से दुखते हैं पैराशूटर्स, और पैराशूटर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत को नुकसान पहुँचाते हैं ऐसे पैराशूटर्स। आपको याद होगा शहबाज गिल साहब पर भी एक इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन दरामद करके माल बनाया, यानी वैक्सीन सस्ती थी लेकिन उसको महंगे दामों फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई। अब ये इल्ज़ाम था जिसकी शहबाज गिल साहब ने बाद में तरदीद कर दी। अब रिंग रोड वाले मामले पर नैब ने हुए कह लें कि कमर कसी है और रिंग रोड में बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का फैसला कर लिया। अब देखते हैं कि ये जो ऊँट है ये आखिर कब तक और किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल ये जो अता तारड़ साहब है ना, ये हुकूमत को रिंग रोड मामले पर बिठाने की बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा, क्या कहते हैं तारड़ साहब जी? तो सुना आपने, तारड़ साहब क्या कह रहे हैं कि जी इनके पास वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो होने वाली मीटिंग है, इजलास है, उसके मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं, और ये क्या फरमा रहे हैं कि जी इस अलाइनमेंट को इस्लामाबाद की जानिब ले जाने में और जुल्फ़ी बुखारी को माली फ़ायदा देने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक डायरेक्टिव मौजूद है जिस पर इमरान खान साहब की हिदायत दर्ज है। यानी अता तारड़ साहब दावा कर रहे हैं कि जहाँ इस सड़क को इस्लामाबाद के 1 किलोमीटर तक लेकर जाया जा रहा है, वहाँ जुल्फ़ी बुखारी की आबाई जायदादें भी हैं, उनकी अपनी जायदादें भी हैं, इसीलिए उन्हें बाकायदा ये जो माली फ़ायदा है वो दिया गया। अब नाज़रीन, ये बात एक तरफ कि ऑपोजिशन इस मामले पर भी
सियासत कर रही है या नहीं कर रही, चलें ये साइड पर रख दें आप बात, लेकिन जो इल्ज़ाम हुकूमत पे लग रहे हैं वो तो यकीनी तौर पे संगीन नौयत के हैं, संगीन इल्ज़ाम आते हैं और हुकूमत को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जब आप पे इल्ज़ाम लग गया, आप कटहरे में खड़े हो गए, फिर आपको अपना जवाब देना है, शफाफ तहकीकात कराना होगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि एहतसाब की जो गैर जानिबदारी है ना उस पर कोई सवाल ना उठा सके। एहतसाब को सबके लिए यकसा बनाना होगा और अब वक्त है कि आप बनाएं सबके लिए यकसा, ताकि इलियाँ ना उठ सकें, एहतसाब के हवाले से बात ना हो सके कि जी एहतसाब के लिए भी दोहरे मयार हैं। गैर जानिबदारी के हवाले से आप देखते हैं कि उनको कहा जाता है जानिबदार हैं, वो बाइज्ड हैं, तो उस पर सवालात नहीं उठने चाहिए, वरना ये सिलसिला नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा पर इसराइल की बमबारी का सिलसिला मुसलसल 8वें रोज़ भी जारी है। रॉकेट हमलों में इस्लामी यूनिवर्सिटी की एक इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और खुशकिस्मती से हमले के वक्त तलबा और अमला जो यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं था। गज़ा में इसराइल की बमबारी में जो शहीद फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद, जो टोटल तादाद बताई जा रही 212 हो गई है और इनमें 61 बच्चे हैं, 35 ख़वातीन हैं, 16 बुज़ुर्ग भी शामिल हैं और 1400 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इसराइली हमले आलमी उसूलों और मुआहदों के मुनाफी हैं, सबको पता है, लेकिन इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत के बलबूते पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ महाज खोले हुए है और इस वक्त मासूम और निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं उन पर बाकायदा आग बरसाई जा रही है। और दुनिया में इस वक्त जितने भी मकबूजा इलाके हैं उनमें सर फहरिस्त 2 ऐसे हैं जिनकी वजह से किसी भी वक्त बड़ी जंग हो सकती है। पहला फ़लस्तीन और दूसरा कश्मीर। इस वक्त जो कुछ अर्ज़ मुक़द्दस पर हो रहा है वो इसराइली हुकूमत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का एक बदतरीन अमल कह लें, जिसका शिकार मासूम शहरी बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि सारी सूरत हाल में असल मसला हमास या और कोई फ़लस्तीनी पार्टी नहीं है, बल्कि वो मासूम शहरी हैं जिनका खून बह रहा है। फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आलमी बरादरी की जो तवज्जो है मबजूल करवाने के लिए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खुसूसी हिदायत पर सिफारती मिशन पर तुर्की गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जुमे को सरकारी तौर पर यौम एहतजाज मनाने की भी हिदायत की है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नईम आबिद, सेक्रेटरी जनरल UN ह्यूमन राइट्स कमीशन। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले ये बदकिस्मती कह लें कि जब इसराइल और फ़लस्तीन की बात आती है मलिक साहब, तो आलमी बरादरी दोहरे मयार इख्तियार कर लेती है बाकायदा, और एक निराली सी मंतक पेशी की जाती है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अब सवाल ये कि क्या निहत्ते फ़लस्तीनियों को जीने का हक नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और आपकी बिहाइंड कैमरा टीम को और आपके तमाम ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, 2 बातें मैं अर्ज करूंगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहली बात तो ये, एज ए सोवरेन कंट्री मैं इस चीज़ का हमायत करता हूँ कि यस, इसराइल को अपनी हिफाजत करने का, डिफेंड करने का हक हासिल है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डिफेंस में और वायलेंट ऑफेंस में बहुत फ़र्क है। जहाँ तक ताल्लुक है निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ जो कत्लो गारतगरी हो रही है, इसमें तो दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई ज़ाब्ता इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप सैकड़ों और हज़ारों मिसाइल उन पे फेंकना शुरू करें। बदकिस्मती सिर्फ ये है डॉक्टर फिजा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कानून, दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती, जो दुनिया में अमन की राह में सबसे बड़ी है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है। और बदकिस्मती ये है कि उसमें से भी सबसे बड़ी जो रुकावट है वो सिक्योरिटी काउंसिल के ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के ऑपरेशनल सिस्टम में जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं तब्दीली के लिए, वो वीटो का कानून है। देखिए, 6 बिलियन लोग, उनके नुमाइंदे एक तरफ होते हैं और एक अमेरिका या रशिया या फ्रांस, किसी भी एक मुल्क का नुमाइंदा उठ के उसको करारदाद को या उस कन्वर्सेशन को वीटो कर देता है। सो दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट अमन के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल और उसके ऑपरेशनल सिस्टम है। अभी देख लीजिए कुवैत की करारदाद, कितनी खूबसूरत करारदाद थी, उन्होंने कितना ओपनली किसी के साथ नहीं दिया, लेकिन अमन की बात की, उन्होंने सिविलियंस की, बच्चों की, औरतों की जान बचाने की बात की, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस की बात की, लेकिन उसको वीटो कर दिया।
दूसरी तरफ अब देखिए 15 में से 10 वोट उनके हक में थे, लेकिन वो उसको वीटो कर दिया गया। अमेरिका की अपनी करारदाद को सिर्फ एक वोट मिला जो कि उनका अपना वोट था। व्हाट अ शेम। लेकिन ये सारे सिलसिले उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक दुनिया के 197-98 ममालिक एक हो के आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि हमें ये वीटो का कानून नहीं चाहिए। या अगर वीटो का कानून हो भी तो उसमें भी अगर हाफ ऑफ द वोट्स अगर किसी रेजोल्यूशन के हक में आ जाते हैं तो वो वीटो नहीं। और भी बात अर्ज करूंगा, बदकिस्मती ये है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में से बहुत कम इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपनली ये आवाज बुलंद की कि फलस्तीनियों, स्पेशली फलस्तीनी बच्चों और औरतों और बूढ़ों, जिस आपने फरमाया, उनके साथ बेइंतहा जुल्म का उनको शिकार किया जा रहा है। पहले वी हैव टू गेट अवर हाउस इन ऑर्डर। पहले अभी तक देखिए 8 दिन हो गए हैं, क्यों अभी तक इस्लामिक काउंसिल का इजलास नहीं हुआ? ओआईसी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? अरब लीग का इजलास क्यों नहीं बुलाया? देखिए, सबसे पहले जब तक मेरा अपना भाई मेरे हक में खड़ा नहीं होगा, बाहर का शख्स कोई हमारे हक में खड़ा नहीं होगा। उसके बावजूद अफ्रीकन कंट्रीज हमारे साथ खड़े हैं। जिस वक्त ये डिप्लोमेसी जो है ये अमन के दौर में बिल्ड की जाती है, रिलेशनशिप अमन के दौर में बिल्ड की जाते हैं। इस वक्त अगर आप कॉल करेंगे सियरा लियोन को तो सियरा लियोन जिस वक्त मेरे मुल्क में प्रॉब्लम्स थी, खाना जंगी हो रही थी, उस वक्त आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। देखिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम लगता है। पीस के दिनों में, अमन के दिनों में इस्लामी ममालिक को अपने लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और ये कल से नहीं होगा, ये आज से ही होना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को भी और इवन दूसरे इस्लामी ममालिक के डिप्लोमेट्स को भी ये सजेस्ट करता रहा हूं कि अपनी अलायंसेस बिल्ड कीजिए। देखिए, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, दुनिया के हर मुल्क को पता है। तो हमारे साथ खड़ा कोई नहीं होता, इसलिए कि हमने अमन के दिनों में उन ममालिक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए। नेवर टू लेट, आज शुरू कर। अच्छा मलिक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने बड़ा एक अहम पॉइंट अभी रेज किया कि जब आपका अपना भाई आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो बाकी दुनिया कैसे खड़ी होगी। तो चलिए, हम उन ममालिक से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तमाम मुस्लिम जो ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनको तो एक पेज पर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो अभी भी खामोश है उसके लिए अपने जो टेम्परेरी मुफादात हो गए ना, टेम्परेरी मुफादात हैं कि बस वक्ती तौर पर आपको फ़ायदे हैं, ममालिक की आपस में ट्रेड है या जो भी मामलात हैं, वो इंसानियत से ऊपर हो गए। मामलात, ट्रेड, तिजारत, मुफादात इंसानियत से ऊपर चले गए। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर फैज़ा। बदकिस्मती ये है कि उनके जो जाती मुफादात हैं, देखिए जो लीडरशिप, जो किंगडम्स जो पानी की सतह के ऊपर तैर रही हैं, जिनकी जड़ें अवाम के अंदर नहीं हैं, जो पॉपुलर नहीं हैं अपने मुल्कों में, वो डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के उनको सपोर्ट करने के। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, सऊदी अरेबिया हमारा ब्रदरली कंट्री है, वी लव सऊदी अरेबिया, वी लव ऑल द किंगडम विद देयर लीडर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन $400 बिलियन का असला सऊदी अरेबिया ने डोनाल्ड ट्रंप को $400 बिलियन का असला कब इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल करना है? बताइए, क्या यमन पे इस्तेमाल करना है अपने मुसलमान ब्रदरली कंट्री पे, या किसी और जगह ईरान पे इस्तेमाल करना है? देखिए, दुनिया की 60% जो दौलत है, जो वेल्थ है, वो 57 इस्लामिक मुल्कों के दरमियान कंसंट्रेटेड है। कब इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को, कब इस्तेमाल करेंगे उस फौज को, कब इस्तेमाल करेंगे उस असले को? और जब इस्तेमाल नहीं करना तो फिर वो पैसा अपने अलायंसेस बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूज कीजिए। कि अगर वीटो भी हो जाए, 10 से जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर उठ के खड़े हो जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एनफ इज एनफ, वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी इजलास, एनी मीटिंग इन सिक्योरिटी काउंसिल इन फ्यूचर अनलेस वी रिजॉल्व दिस इशू। वो नहीं कहेंगे इसलिए कि हमने उनसे रिलेशनशिप बिल्ड की है। तो फिर ये जो अमेरिका इंसानी हकूक़ का अलंबरदार बना फिरता है, ये जो बड़ी बड़ी इंसानी हकूक़ के लिए जी हम काम कर रहे हैं, तो ये इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये ज़ीरो हैं, खामोश हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कहलवाना छोड़ दें ना कि इंसानी हकूक़ के अलंबरदार, चैम्पियन, ये फिर कहलवाना भी छोड़ दें जो प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए, बात यह है, इंसानी हकूक जो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूं, अमेरिका के इंसानी हकूक अमेरिका से शुरू होते हैं और अमेरिका में ख़त्म होते हैं, और वहाँ पे आउट ऑफ अमेरिका सिर्फ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इनका मिलिट्री
का मुफाद होता है, जहां पे इन्होंने असला बेचना होता है। अब चाइना के खिलाफ तो ये बात करते हैं कि जी वहां पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया में जुल्म होते हुए इनको मुसलमानों पे, दलित पे और दूसरे जो है ना माइनॉरिटीज पे, क्रिश्चियंस पे, उन पे नजर नहीं? एक बात और आपको मैं अपना जाती जो वो एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूं। इंशाअल्लाह अभी देखिएगा अमेरिका में एक चेंज आएगी। प्रेसिडेंट बाइडेन जब से आए हैं चंद महीने हुए हैं और उनकी पॉलिसीज बड़ी रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज हैं। मैंने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ कोई 10 साल पहले थोड़ा अर्सा काम किया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी अफगानिस्तान फौजियों के बारे में। जो उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे वो फौजें रखने के हामी थे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, ये फौजें निकालने के हामी थे। आज उन्होंने निकालने का ऑर्डर दे दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। हमें उनके साथ भी, उन पे भी प्रेशर ऑन रखना है। और मैं अपने जो जितने मुसलमान दोस्त जो पाकिस्तान में, दुनिया सारी में माशाल्लाह आपकी काफी व्यूअरशिप है, इट्स वेरी इंप्रेसिव, जो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट द प्रेसिडेंट को क्लिक कीजिए, अपना मैसेज और अपना कंसर्न भेजिए। मैंने जाती तौर पे उनको 2-3 उनको ईमेल्स की हैं और उन तक मैसेज पहुंचते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तब्दीलियां आएंगी, लेकिन सो फार माजी में जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ ह्यूमन राइट्स में अमेरिका के अंदर, और बाहर अमेरिका में सिर्फ वहां पे जहां पे इन्होंने असला बेचना होता है वहां पे होता है। ठीक। अच्छा, ये जो कौम मुत्तहिदा का किरदार है मलिक साहब, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कठपुतली बना हुआ है, कर तो कुछ नहीं रहा, हम कठपुतली कह सकते हैं फिर? ऐसा नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। अब देखिए, कुवैत भी किसी जमाने में बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका और दोस्ती और अमन के ख्वाहिशमंद उनकी हैसियत थी, लेकिन अभी देखिए बहुत बड़ा चेंज आया कुवैत में। ये रिसेंटली जब नए शेख आए हैं, उनके अमीर आए हैं, उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी हमायत का ऐलान किया है। उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की है। देखिए, बहुत सारे मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो चाहते हैं कि पीस को, लेकिन अब देखिए 200 ममालिक में से अगर 50 मुल्क ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, जो पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, बाकी अगर 150 ममालिक उनको सपोर्ट ना करें तो वो 50 मुल्क भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने जो पहले अर्ज किया था कि ड्यूरिंग द पीस, ये सारा काम पीस टाइम का है। एंड उस वक्त जब रॉकेट फ्लाई कर रहे हैं उस वक्त आप पीस की बात करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आज से शुरू कीजिए। और ये पीस बिल्डिंग के रिलेशनशिप, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 2019 में एक प्रपोजल दिया था, सजेशन दिया था कि खान साहब, जब आप कोई भी प्रपोजल लेके जाते, कोई रेजोल्यूशन लेके जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में, 58 जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज, कोई आपको वोट नहीं देता। क्यों? इसलिए कि आप इस काबिल ही नहीं समझते। पाकिस्तान, नॉट खान साहब, पाकिस्तान ने कभी इस काबिल समझा ही नहीं अफ्रीकन कंट्रीज को कि उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड की जाए। आज भी नहीं समझा जा रहा। मैं आपके थ्रू अगेन मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि अगर उनको रिलेशनशिप बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉल मी, लेट मी नो। मैं उनके साथ एक अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए लेके जाऊंगा उनको। लेकिन आज से बिल्ड कीजिए रिलेशनशिप्स, ताकि एक एजेंडा हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुफादात की सियासत होगी यूनाइटेड नेशंस में और स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में। सो वीटो के सिस्टम के खिलाफ और अच्छा, जो ऑपरेशनल सिस्टम। सही जी। अच्छा मलिक साहब, अभी आप जो बाइडेन से आपको बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं, आप कह रहे हैं कि आप बेहतर देखते हैं आगे जाके हालात, लेकिन ऐसे में अमेरिका का किरदार आप देख लें कि अमेरिका असलहा फराम कर रहा है इसराइल को, इसको फिर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जहां तक असला फराहम करने का ताल्लुक है, मैं आपको ये भी बात क्लियर करता जाऊं। बहुत से लोग समझते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर इन अमेरिका। ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल बल्कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। बहुत से लोग जब ट्रंप के बाद जो बाइडेन आए तो बहुत से लोग कंपैरिजन कहते हैं अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अकेला प्रेसिडेंट तो कुछ भी नहीं होता ना। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिकन जो पॉलिसीज है वो आपके जी 75% जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सेल्समैन। उसने असला बेचना है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स बेचनी है दुनिया सारी में सबसे ज्यादा। और जो असल फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन मेकर है वो पेंटागन है। और पेंटागन देखिए, जब एक सिपाही को गन हाथ में देके आप कहेंगे कि आपने अमन की बात करनी है तो वो अपनी गन बेचेगा, अपनी बुलेट बेचेगा, वो अमन की बात क्यों करेगा? तो ये चेंजेस आएंगी, अमेरिका के स्ट्रक्चर में भी बुनियादी चेंजेस आएंगी।
फिर उसके बाद हम लोग जो यूएस सिटीजन यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने वोट के जरिए प्रेसिडेंट को करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे। सो फिर ऐसा वक्त आएगा कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहेगा इनफ इज इनफ, हम दुनिया में कोई बदमाशी नहीं करेंगे। मैं आपको माजी का एक तारीख का एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करूं। जिस वक्त प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पहली दफा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो उन्होंने 3 दिन पहले 18 जनवरी को ओथ लेने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, बड़ा सिंपल पॉलिसी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि अमेरिका विल स्टॉप प्लेइंग इट्स रोल एज इंटरनेशनल पुलिसमैन, वी हैव इनफ ओवर आवर ओन इंटरनल प्रॉब्लम, वी विल रिजॉल्व आवर ओन इंटरनल इश्यूज। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि दुनिया सारी में हम बदमाशी अब नहीं करेंगे। लेकिन 4 दिन के बाद, उनके ओथ लेने के 1 दिन के बाद अफगानिस्तान पे 176 मिसाइल मारे गए। कहाँ गई वो ख्वाहिश अमन की? कहाँ गई वो इंटरनेशनल पुलिस की एक्ट ना करने की ख्वाहिश? तो देखिए वक्त आएगा, इंशाअल्लाह प्रोसेस है, हमें फाइट करते रहना है। और जहां तक इसराइल और फलस्तीन का ताल्लुक है, जी तो मैं एक छोटी सी बहुत शुक्रिया जी, आपका लास्ट कमेंट भी चाहूंगी। जी प्लीज जी एक लाइट नोट पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, को 5-7 C-130 भर के ये मौलवियों को और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान को भेजिए गाजा में, अपने मुसलमान भाइयों का दिफा करें। जिहाद भी है और सवाब भी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मलिक नदीम आबिद साहब आप दिया। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, अब तमाम लोगों की नज़रें उस मैच पर हैं जो होने जा रहा है शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान हुकूमत के दरमियान, क्या खबर है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आज शहबाज शरीफ साहब को इस हद तक तो रिलीफ मिल गया है कि आपको पता है, बल्कि हम अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें कि जब 6 मई को शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और ये कहा था कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो लंदन जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, अपने चेकअप के लिए, और उनको ये पता चला है कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। 7 मई को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, 7 मई को सुनी जाती है। शहबाज शरीफ को आर्जी तौर पर रिलीफ दिया जाता है जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की अदालत से, और कहा यह जाता है कि हम आपको 1 टाइम पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन हम इसको बाद में सुनेंगे तफसील के साथ कि ये इस मामले पे नोटिस कर रहे हैं और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको बाद में सुना जाएगा, मुतलका इदारों को बाद में सुना जाएगा। लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम आपको बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। 8 मई को शहबाज शरीफ पाकिस्तान से जाने की कोशिश करते हैं, उनको FIA की टीम लाहौर के जो एयरपोर्ट है उस पर रोक लेती है। उसके बाद ये होता है कि शहबाज शरीफ रजू करते हैं FIA के साथ। FIA की जानिब से कहा जाता है कि छुट्टियाँ हैं, हम आपकी दरख्वास्त नहीं देख सकते। उसी दौरान 11 या 12 को जो नैब है उसकी जानिब से लिखा जाता है वफाकी काबीना की कमेटी को कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए, क्योंकि इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, इनके खिलाफ केसेस हैं, अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल्स हैं। फिर जो ज़ेली कमेटी है वफाकी काबीना की, वो सिफारिश करती है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया जाए। उसके बाद सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ली जाती है, लेकिन उस दौरान हुकूमत को बहरहाल ये किसी ने मशवरा दिया कि अगर आप छुट्टियों में शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल देंगे तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। जब आप शहबाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि FIA आपकी दरख्वास्त को कंसीडर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और आपके लिए दफ्तर नहीं खोला जा सकता, अगर आप इनका नाम ECL पर डालेंगे इन्हीं छुट्टियों के दौरान तो इससे ये तासुर जाएगा कि नाम ECL पर डालने के लिए तो आपने दफ्तर खोल लिए, लेकिन उनकी दरख्वास्त के लिए आप कह रहे थे दफ्तर बंद हैं। लेकिन बहरहाल 17 मई को शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया गया। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ ने उसके बाद तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह कहा कि कोविड की वजह से सिर्फ अर्जेंट मैटर्स जो है उनको सुना जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो आपकी ये एप्लीकेशन है इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ क्या करते हैं कि उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, आखिरी जो पैराग्राफ है उसको चेंज कर देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो इस्तदा है उसको निकाल देते हैं और कहते हैं कि जी अदालत अपने 7 मई के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाए, हुकूमत उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही, इदारे उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे। उसके बाद आज उनकी वो दरखास्त इस एतराज़ के साथ लगी थी कि उस पर भी कुछ एतराज़ात लगे थे कि आप पहले FIA के पास जाएं, लेकिन आज जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने वो एतराज़ दूर कर दिया है। अब कल समाअत है, कल पता चलेगा कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट क्या अहकाम जारी करती है।
लेकिन शहबाज शरीफ का बहरहाल ये मौक़िफ़ है कि इदारों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस के दौरान, इस केस की वजह से बहरहाल इदारों के दरमियान एक टकराव की सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि इमरान खान हुकूमत और इमरान खान के जो मातहत इदारे हैं जिसमें FIA शामिल है, उसका ये बहुत बड़ा स्टेप था कि लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बावजूद, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ को रोकना, ये इससे पहले हमें बहरहाल देखने में नहीं मिला कि इस तरह से किसी जो है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो और फिर भी किसी मुलजिम को, किसी शख्स को जो है वो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए। ये बहुत बड़ा स्टेप था और मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने बहरहाल इसके कंसिक्वेंसेस देखे होंगे, इसके नताइज को देखा होगा कि ये हुकूमत के लिए इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला आगे चलते हैं तो इदारों में तसादुम की सूरत हाल भी हो सकती है। लेकिन अब ये जो इमरान खान और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि ये शहबाज शरीफ के दरमियान मैच है, ये बहरहाल किसी हद तक इमरान खान और अदालतों के दरमियान भी मामलात हैं जो कि किसी भी तरह से कशीदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर कल हम अपने नाज़रीन को नुकात बताएंगे। उसमें काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, उसमें बड़ा सख्त मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है। तो इसलिए क्योंकि इससे पहले आप ये देख रहे हैं कि हुदैबिया के ऊपर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया केस दोबारा खोला जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि एक जज साहब के हवाले से जो फैसला आया, हुकूमत उसके ऊपर भी इंतजार कर रही है, तफसीली फैसला है काजी फाइज़ साहब के हवाले से, उसके ऊपर वो दोबारा रेफरेंस भी बना सकते हैं। तो लग ये रहा है कि इमरान खान हुकूमत अब जो है वो इदारों के साथ एक तरह के टकराव की सूरत हाल की तरफ जा रही है और इसके बहरहाल नताइज जो हैं वो इमरान खान के लिए काफ़ी संगीन हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि उनका जो बयानिया है, उनका जो मौक़िफ़ है, जो वो कहा करते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो वो कहा करते थे मैं तमाम करप्ट और चोरों को, लुटेरों को, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस उनको जेलों में डालूंगा, तो इमरान खान का मौक़िफ़ यह है कि उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। और पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि किसी हुकूमत ने इस तरह से किसी अदालत के अहकामात की राह में रुकावट डाली है, उसकी राह में रुकावट डालते हुए किसी शख्स को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये अब आने वाले दिन बताएंगे कि ये मामलात जो है वो खुश असलूबी से तय हो जाते हैं और कुछ हुकूमत भी चढ़ती है, कुछ अदालतें रियायत बरतती हैं या अदालत भी सख्त मौक़िफ़ अपनाती है और हुकूमत भी डट जाती है। तो ये किस तरह मामला जाएगा, बहरहाल आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इस सारी चीज़ में अगर इस मामले को खुश असलूबी से कोई फोरम तय कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को तय कर देती है कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, तो फिर इस तसादुम को, इस टकराव को रोका जा सकता है, वरना सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है। अच्छा सदीक, ये जो नून लीग के भी इमरान खान हुकूमत पर तौहीन अदालत लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद दिखाई दे रही, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नून लीग ये समझती है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए और शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। नून लीग ये कहती है कि जो FIA का जो रिकॉर्ड है, जो ऑनलाइन पोर्टल आप समझ लें, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है, जिसमें अपडेट किया जाता है कि इसका नाम स्टॉप लिस्ट पे है, इसका नाम ECL पर है, इसको बाहर जाने देना है, इसको नहीं जाने देना, वो ये कहते हैं कि वो 24 घंटे में अपडेट होता है। और वो ये कहते हैं कि हमने FIA को लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो कन्वे कर दिया था। वो ये कहते हैं कि FIA के जो कंसर्न लोग हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे जब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने ये फैसला सुनाया कि शहबाज शरीफ को जाने दिया जाए। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उनको नोटिस करने चाहिए थे, हुकूमत को सुनना चाहिए था, मुतल्लिका इदारों को सुनना चाहिए था। फिर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ जो कि खुद नवाज शरीफ के ज़ामिन थे कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, और बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहबा कि बिल्कुल इसी तरह का फैसला नवाज शरीफ के मामले में दिया गया था अदालत की जानिब से कि नवाज शरीफ सिर्फ जो है वो उनको 4 हफ्तों के लिए जाने की इजाज़त दी जा रही है, वो मशरूत इजाज़त होगी, सेहत याब होंगे तो पाकिस्तान वापस आएंगे, वापस नहीं आएंगे और बीमार नहीं होंगे तो हुकूमत उसको तस्दीक कर सकती है, हुकूमत ये सब कुछ देख सकती है। लेकिन आपने देखा ना तो नवाज शरीफ वापस आए, ना नवाज शरीफ ने वहाँ इलाज करवाया, शहबाज शरीफ से किसी ने पूछा नहीं। शहबाज शरीफ का बयान हल्फी भी इस वक्त तक एक तरह से झूठा साबित हो चुका है। वो भी हुकूमत ये चाहती है कि उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी चाहिए, शहबाज शरीफ को उस बयान हल्फी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने भाई को वापस लाने के लिए किरदार अदा करेंगे। और मरियम साहबा के बयानात रिकॉर्ड पर हैं जिसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि उनको यहाँ पर सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तो वाज़े तौर पर यह एतराफ़ है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, वो सियासी वजूहात की वजह से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। और ये के लिए इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।